सभी को सुप्रभात। आज संधि के कड़ी में हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में जो पहला आता है दीर्घ संधि। क्या आता है? दीर्घ संधि। आपने स्वर का भेद पढ़ा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसा कि आप जानते हो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा गया है। संस्कृत में एक और होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का हमें हिंदी में प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर या कम नहीं होता है। तो यही दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि में आप इसको समझिए। दीर्घ संधि में जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है वह दीर्घ होता है। जब वर्णों का मेल होता है तो क्या होता है? दीर्घ होता है। भले ही स्वर स्वर का ये ह्रस्व ह्रस्व का मेल हो, ह्रस्व दीर्घ का मेल हो, दीर्घ ह्रस्व का मेल हो या दीर्घ दीर्घ का मेल हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? दीर्घ होगा। अब आपने स्वर में पढ़ा है, अब एक पाणिनि का सूत्र है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। वह सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। बस आप इसे समझ लीजिए, दीर्घ संधि पूरा है। अक अगर सवर्ण है तो उसका दीर्घ हो जाता है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे अक क्या है। मान लो अक है अ ई उ ऋ, ठीक है। तो अगर इसका सवर्ण हो तो दीर्घ हो जाता है। अ का सवर्ण क्या होगा? आ ई उ। ये सिर्फ दीर्घ ही इसका सवर्ण नहीं होगा, ओ भी सवर्ण होगा। ओ आ दोनों सवर्ण होगा, ई सवर्ण होगा और उ सवर्ण होगा। इसका सवर्ण ये है, अधिका डबल डी हो जाएगा। तो ये जब सवर्ण होगा तब क्या होगा? हमेशा क्या होगा? दीर्घ होगा। क्या होगा? आ ई और। अब ध्यान दीजिए, एक शब्द है आपके पास देवालय। क्या है? इसको यहां ध्यान से समझिए। इसका संधि विच्छेद है देव प्लस आलय। क्या है? देव प्लस आलय। अब यहाँ संधि किसमें हो रही है? ध्यान देना, संधि किसमें हो रही है? देव में क्या है? ओ है और आलय में आ है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? देवालय। क्या बन गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। और भी तुम उदाहरण बोलो। विद्यालय, संग्रहालय, ग्रंथालय, पुस्तकालय। तो अभी आपने देखा कि हमने ओ और आ का उदाहरण आपको दिया, आप समझ गए होंगे किस तरह से सवर्ण, सवर्ण यानी उसके जैसे, सवर्ण मतलब उसके जैसे। ओ के जैसे क्या होगा? ओ होगा और आ होगा। ई के जैसे क्या होगा? ई का सवर्ण होगा ई ह्रस्व ई और दीर्घ, और उ का सवर्ण होगा ह्रस्व उ और दीर्घ। अब हम लेते हैं दीर्घ ई का, गिरी प्लस ईश। यहाँ ई है और यहाँ दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ हो गया। और क्या बन गया? गिरीश बन गया। क्या बन गया? गिरीश। इसी तरह मुनीश, मुनि प्लस ईश मुनीश। क्या बोलेंगे? मुनि प्लस ईश मुनीश। तो आपने देखा ई का सवर्ण मिलकर के दीर्घ हो गया, ओ का सवर्ण मिलकर दीर्घ हो गया, और अब बचा है उ। तो उ देखिए यहाँ है भानु प्लस उदय। क्या है? भानु प्लस उदय। ये उ और ये उ दोनों मिलकर के क्या हो गया? भानुदय। क्या हो गया?
अका सवर्ण रहने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि मतलब दीर्घ हो जाना क्या है? दीर्घ संधि है। और कोई डाउट? ये समझने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत इजी हो जाता है आपको याद रखने के लिए। आपने जैसा कल भी पढ़ा गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? ए और ओ। गुण किसका नाम है? ए और ओ। ए और ओ का नाम गुण संधि है। जहां आप ए देखो और ओ देखो, आंख बंद करके हम क्या समझेंगे? गुण संधि समझेंगे। महापलस इंद्र महेंद्र, नड़ पलस 30 नरेश, महापलस 20 महेश। तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। महेश, नरेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, जिग्नेश, चंद्रेश, कुछ भी। जहां ए दिखे वहां ओ और ई मिलकर के। अब ए कब होता है? देखो, ये तो आपने समझ लिया कि गुण संधि में ए और ओ होता है, लेकिन कब होता है? ओ और ई मिलकर के क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अब और ई मिलकर के नहीं, इसका सवर्ण भी ले लो, चाहे और है या आर है, ये दोनों सवर्ण हो जाएगा। ई रहे दोनों सवर्ण। सवर्ण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक मात्रा है और यहाँ दो मात्रा है। ह्रस्व में एक मात्रा है और दीर्घ में क्या है? दो मात्रा है, लेकिन दोनों को सवर्ण माना जाएगा। तो जब ओ और ई रहेगा, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे वह दीर्घ हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? ए ही होगा। क्या होगा? नहीं, भाई वृद्धि में है। नर प्लस 20 क्या हो गया? नरेश हो गया। ए और ओ का नाम गुण है। अब आपने देखा कि ए कब होता है? ओ और ई मिलकर के ए होता है, आ और ई मिलकर के ए होता है। ए वाला पार्ट कंप्लीट। गुण संधि में ए और ओ होता है, ए वाला पार्ट हम कंप्लीट कर दिए। किसी को डाउट है? अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, ओ वाला पार्ट में। अब देखते हैं सर्वोदय, सर्वपलस उदय। अब ओ और ऊ की बारी है। किसकी बारी है? ओ और ऊ की। अब यहाँ आप ह्रस्व अ समझ सकते हो, दीर्घ अ समझ सकते हो। आ दीर्घ अ क्या है? आ और ऊ, ठीक है। तो ह्रस्व या दीर्घ जो भी रहे, ओ और ऊ के मेल से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या बन गया? सर्वोदय। तो सर्वोदय हो गया। और इसी तरह से नव प्लस उदय नवोदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। तो जहां ओ देखो वहां गुण संधि है, जहां ए देखो वहां गुण संधि है। ओ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, और ई और अ मिलकर के क्या हो जाता है? अ और ई मिलकर के ए हो जाता है। गुण संधि नहीं भूलोगे? बिल्कुल। बस इतना याद रखना है कि गुण संधि नाम कितना है, बस उसको सूत्र रूप में लिख लो। गुण संधि में क्या होता है? ए और ओ होता है। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है? आ ई और ऊ होता है, मतलब दीर्घ वाला ऊ। अब हम चलते हैं तीसरे संधि की ओर, जो यण संधि है। क्या है? यण संधि। इसका भी एक बहुत ही फैंटास्टिक सूत्र है पाणिनि का। इको यणच, पूरी यण संधि खत्म। इतना याद रखना, इक का यण होता है, पूरी यण संधि खत्म। जबकि अगर हम सूत्र के अलावे पढ़ाने जाए तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाता है, लेकिन जब आप इको यण जी को समझ लोगे पूरा एकदम कंप्लीट हो जाता है। इको यण जी
में क्या होता है? ई उ ठीक है। ई का क्या हो जाता है? यन हो जाता है। द्रि समझ लो, द्रि का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ई उड़ी को आप एक समझ लो, और यन यो रो यो वो रो लो, ये आपस में बदल जाता है। क्या होता है ये आपस में? ई का यो हो जाता है, उ का यो वो हो जाता है, री का रो हो जाता है, त्री का ल हो जाता है, ई की यन हो जाता है। अच्छा, ये सब पाणिनि के प्रत्याहार हैं। अच क्या? अच मतलब स्वर। आप अच से क्या समझो? स्वर, अगर स्वर रहे तो। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि प्लस अपि। अब यहाँ देखना, ये क्या है? ई है। क्या है? अच मतलब ओ है, आगे ओ है और यहाँ ई है, तो ये ई जो है ये यो में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? चूंकि ई दो से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दो क्या है? आधा है। मात्रा हटा लेंगे तो यह सिर्फ व्यंजन का रूप बनेगा, और ई का क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यद्यपि। ये देखो, ई का पूरा क्या हो गया? यो हो गया। पूरा ई किसमें बदल गया? यो में बदल गया। आधा तो बच गया, उससे ई की मात्रा निकल गई। इससे ई की मात्रा जब निकली तो यह ई किसमें परिवर्तित हो गया? यो में। ई की किसमें परिवर्तित? यद में, यो में। इस चारों का नाम इक है, इस चारों का नाम यन है, सूत्र है। और अच मतलब स्वर, समझ लो, ठीक है। ओ और आ समझ लो, तो यद्यपि हो गया। आपने देखा कितना अच्छे से बदल गया। अब दूसरा उदाहरण पे बताओगे। हम लिखते लिखते लास्ट में लगा देते हैं, आज हमने बहुत सारे काम किए, खेले, खाए, नहाए, पढ़े, विद्यालय आए इत्यादि। बाद में क्या लगा देते हैं? इत्यादि। अब इसको आप लीजिए इत्यादि, ठीक वही है, इति प्लस मधुमणि। मधुमणि का मतलब होता है, मधु मतलब शत्रु होता है। मधु राक्षस था जो शत्रु था, तो रहा का वो कैसे होता है? देखिए, मधु प्लस अरि। अरि मतलब शत्रु। यहाँ उ है और आगे ओ है, तो उ किसमें बदल जाएगा? वो में बदल जाएगा। उ किसमें बदलेगा? वो में बदल जाएगा, तो हो गया मधुमणि। इसी तरह से आप इसको फॉलो करते जाओगे, जब देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप जाके प्रैक्टिस करना, और जहां भी डाउट आए उसे पूछना। और विदिशा भी करवा पड़े थे, मुझे नहीं लगता कल में पढ़ाई हो ना। समय हो गया है ना, तो आज तक इतना ही। फिर हम कल विधि और अयादि को